नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आइकन्स ऑफ भारत, योग्य भारत, सफल भारत। फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया की ये प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत एक प्रयास है कि घर पे बैठे लोगों को हम प्रेरणा दे सकें और उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बने ये सिखा सकें। हर एपिसोड में हम आपको 5 आइकन से मिलवाएंगे, फिर इन्हीं 5 आइकन्स में से एक श्रेष्ठ आइकन चुना जाएगा और अंत में इन्हीं श्रेष्ठ आइकन्स में से चुना जाएगा एक सर्वश्रेष्ठ आइकन। इन श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आइकन को चुनने में हमारी जूरी हमारी मदद करेगी। श्री आनंद कुमार जी, सुपर 30 प्रोग्राम वाले हमारे फेवरेट मैथ्स गुरु। यूथ आइकन MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे जी। स्टे हंग्री स्टे फुलिश बुक की ऑथर रश्मि बंसल जी। मेंटर ऑन अ मिशन श्री श्रीकांत शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आइकन्स ऑफ भारत के इस नए एपिसोड में। जब भी हम किसी श्रेष्ठ आइकन को चुनते हैं तो हम उनकी कहानी में क्या देखते हैं, वो क्या फैक्टर है जिसके बाद आप ये निर्णय लेते हैं कि ये होंगे हमारे श्रेष्ठ आइकन। हम लोग देखते हैं कि कोई भी अपनी कहानी जब बताते हैं तो उनमें कितनी कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है। वो व्यक्ति कितना हवा के विरुद्ध बहते हुए कोई इतिहास बनाने का प्रयास किया और समाज में बदलाव लाया। उसके कहानी में कितनी दर्द है और कठिनाइयाँ, इन तमाम बातों के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। प्रफुल्ल, पिछले एपिसोड में आपने कहा कि सरदार जी लंडनवाला जी की जो कहानी है वो आपसे मिलती है, तो क्या कहानी सुनते सुनते आप भी जो है पास्ट में चले जाते हैं? यस होता ही है, रिलेटेबल होती है ना कहानियाँ। तो वही तो इसीलिए जब किताबें में पढ़ता था रश्मि मैम की, तो कहानियाँ वो रिलेट करती कि ये जर्नी पे अगर ये जा सकता है तो मैं भी तो जा सकता हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं तो पहुँचूंगा। तो रिलेट तो ज़रूर होती है। रश्मि जी, क्या आपका दिल करता है कि आपने जो कहानियाँ इस मंच पे सुनी उन पे अब आप कहानियाँ लिखें? मैं हमेशा 2-3 चीज़ें देखती हूँ। एक तो ये है कि उनमें जुनून हो, जिसे हम कहते हैं पैशन। दूसरा कि उनका कोई लक्ष्य हो, कोई गोल हो, कोई पर्पस हो। और तीसरा कि वो जल्दी हार ना माने, लगे रहें, जिसे हम कहते हैं परसिवियरेंस। और इसको आजमा के आप अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हो और आपको भी ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको क्या लगता है कि क्या लोगों को सच में एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस, एक मेंटर की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, और किस तरह से उन्हें वो मेंटर अपने लिए ढूंढना चाहिए? देखिए, आज दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कोई भी आइकन जितना भी काबिल हो, लेकिन वो सुपर ह्यूमन तो नहीं हो सकता। तो उसको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह आती हैं, कुछ चीज़ों के बारे में शायद जानकार ना हो, लेकिन दुनिया उससे आगे निकल ना जाए, इसलिए मेंटर की ज़रूरत है, ताकि जो चीज़ें वो जानता ना हो या जानती ना हो, वो गैप आके फिल कर सके। मेंटर एडवाइस दे दे ताकि आप पूरी तरह से दुनिया का डट के सामना कर सकोगे। इसीलिए मेंटर की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं आशा करती हूँ कि इस मंच पे आप सभी और हमारे आइकन्स ऑफ भारत हमारी जनता को प्रेरित करते रहेंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम हमारे पहले आइकन ऑफ भारत को इस मंच पे बुलाएं। लखनऊ से आए ये बिजनेस पार्टनर्स बतलाएंगे कि गारमेंट बिजनेस कैसे करें और कैसे आप सफलता पाएं इस फील्ड में। मैं अब हमारे मंच पे बुलाना चाहूंगी अभिषेक श्रीवास्तव और उनके पार्टनर सतीश शर्मा जी को। मेरा नाम सतीश शर्मा है, ये हमारे पार्टनर श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं। सर 2012 में हम लोग नॉर्मली गारमेंट लाइन में स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग लुधियाना से दिल्ली से होलसेलर से शर्ट्स एंड ट्राउजर्स लेके आते थे एंड रिटेलर्स को सप्लाई करते थे। थोड़ा कुछ सालों बाद हमको इसमें मार्जिन सही मिलने लगा। उसके बाद हम लोगों ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग में डालना ट्राई किया, स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते थे प्रोडक्ट्स को एंड रिटेलर को सप्लाई करते थे। इसमें हम क्वालिटी पे भी ज़्यादा फोकस कर पाते थे एंड कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान रखते थे। अब हम लोग ने नई स्ट्रेटजी के साथ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एक तरीके से कस्टमर ई-कॉमर्स बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभिषेक जी और सतीश जी दोनों का इस मंच पर स्वागत है। हम लोग जानना चाहेंगे कि आप दोनों में दोस्ती कैसे हुई और कपड़े का व्यापार जो कर रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई। कहानी सुनने के लिए हम लोग आपसे इंतज़ार कर रहे हैं। सर मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। मेरा नाम सर सतीश शर्मा है, मैं भी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। सर हम लोग 2012 में हम लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी डार्कबेल टेक्सटाइल के नाम से।
जिसमें पहले स्टार्टिंग में शर्ट्स हो गए एंड टी शर्ट्स हो गए, इन चीज़ों को स्टार्ट किया था। साथ में ये हमारे मतलब ऑफिस के बगल में ही रहते थे, तो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि हाँ किस तरीके से स्टार्ट किया जाए कुछ काम को। बट फंड्स ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नॉर्मल फंड से हम लोग सोचे कि स्टार्ट कैसे करें। बट स्टार्टिंग में कई सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि ज़रूरत क्या है लोगों को, वहाँ पे रिटेलर्स हैं, वहाँ पे उन सबको मोस्टली माल लेने के लिए लुधियाना या दिल्ली की होलसेल मार्केट में आना पड़ता था, काफ़ी टाइम लॉस होता था। हमने इस चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद जाके दिल्ली से या लुधियाना से इन सब जगह से स्टॉक परचेज़ करते हैं और डायरेक्ट रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। इसमें सर हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में 50,000 रुपये से स्टार्ट किया, एक छोटा स्टार्ट किए थे, बहुत ज़्यादा फंड्स भी नहीं थे, तो उसी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता था। बाकी जो यहाँ पे जो बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं वो सब क्रेडिट पे भी मतलब स्टॉक देते हैं रिटेलर्स को। अभिषेक जी ये बताएं कि आप बिजनेस में उतरे क्यों, मतलब पहले आप नौकरी कर रहे थे या फिर आपके बिजनेस फैमिली है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मैं अपना ये व्यापार शुरू करूँ? हम लोगों ने सोचा कि हमारे यहाँ कोई मतलब सभी लोग नौकरी करते थे, कोई बिज़नेस में नहीं आया था। बट मेरी स्टार्टिंग से थी, मैंने MBA किया है, तो मुझे पहले से सोचा था कि हाँ मतलब मैं कुछ बिज़नेस करूँगा, मतलब कुछ लोगों को रोज़गार भी दूंगा, अपने अंदर रख के किसी के मैं सोचा कि जितना ज़्यादा हो सकता कि अर्न करने के लिए, नए नए आइडियाज़ को मतलब स्टार्टअप करने के लिए। अभिषेक जी, आप दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। जब दो लोग साथ मिलते हैं उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? मतलब कोई एडवांटेज होता है, कोई डिसएडवांटेज होता है? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस समझाइए। सर जी, दोनों लोग मिलने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम दो लोग हैं, एक लोग मान लीजिए कहीं बाहर हैं, हम ऑफिस में हैं, तो हम ऑफिस मैनेज कर सकते हैं, एक लोग यूनिट मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो चले गए, तो हमने मैनेज कर लिया। सर ये तो हो गए फ़ायदे सर, मतलब इतने हैं कि मान लीजिए अगर साथ में जितने लोगों की टीम होगी उतना ही ज़्यादा बिजनेस मेरा बूस्ट करेगा। अगर सर हम अकेले कोई काम करना चाहें तो स्वाभाविक है थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा काम थोड़ा पैसा। जहाँ पे सर टीम जब हम जोड़ते हैं अपने नीचे तो सर ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा रिसोर्स आप इनकम बढ़ेंगे, तो सर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर सर वही चीज़ हम अकेले चाहें तो स्वाभाविक हम अकेले नहीं कर पाएंगे। सर देखिए, जहाँ पे पैसा जब आना चालू हो जाता है तो लड़ाई की बात ही खत्म हो जाती है, उसी हिसाब से आपकी नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, जबकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा आ जाता है तो लड़ाई चालू हो जाती है। आप इसको थोड़ा प्रूव कीजिए। नहीं सर, पैसा आने पे लड़ाई नहीं होती। जब हमारी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, मान लीजिए उनको पैसे की ज़्यादा जरूरत है, उन्होंने ज़्यादा ले लिया, हमें ज़रूरत है तो हमने ले लिया। कुछ बिजनेस में कभी कभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है हर चीज़ों में सर। तो मतलब शादी की तरह है ये। यस सर, बिजनेस मतलब आप समझ लीजिए एक व्यापार हम कर रहे हैं, एक समझ लीजिए पति पत्नी का रिलेशन होता है, और उससे बढ़ के जैसे होता आप है। मैनेज करें उस तरह मैनेज हो जाएगा। सही बात है। अगर आप मतलब लंबा समय हो गया आपने नहीं मैनेज किया तो स्वाभाविक से जैसे शादी में ब्रेकअप हो जाता है उसी तरह बिजनेस भी ब्रेकअप हो जाएगा। सतीश जी, मैं समझना चाहूँगी कि आप पहले तो व्यापार कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, फिर आपने अपनी फैक्ट्री खोली, मतलब वो कैसे और कब हुआ वो आपने बताया नहीं। मैम जो है हम लोगों ने जो 2012 में जब कंपनी स्टार्ट किया था तो हम लोग लुधियाना, दिल्ली यहाँ से कपड़े लाते थे, तो मैम वहाँ पे मार्जिन कम होता था, 10 रुपये 15 रुपये पीस बचता था। तो हमारे दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना हम अपना खुद का यूनिट डाल दें, कारखाना डाल दें। तब मैंने जो है 4 मशीन परचेज कर ली। तो मशीन परचेज करने के लिए पैसे कहाँ से? मैम वो पैसे मैंने जो बिजनेस से कमाया था वही पैसा मैंने लगाया। तो मैम जब मैंने मशीन परचेज कर ली तो मेरा जो प्रोडक्शन हो गया महीने का 3000 पीस का हो गया। तो जहाँ मैम मुझे 50,000 रुपये महीने बच रहा था वहाँ पे 1 लाख रुपए बचना चालू हो गया। तो मैम हमारी जो धीरे धीरे क्या हुआ, टीम मेरी बढ़ना चालू हो गई। अभी कंपनी में कितने लोग हैं टोटल? सर अभी तो मेरे कंपनी में 25 लोग काम कर रहे हैं। तो आप किस नाम से बेचते हैं? मैम हमारा अपने जो शर्ट? ब्रांड नेम है डार्क बेल है। आपके प्रोडक्ट नेशनली अभी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं? बट ऑनलाइन में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि उनके सामने अभी हम लोग बहुत छोटे हैं, तो इसके लिए हमको या तो डिफरेंट स्ट्रेटजी से आना पड़ता है, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अभिषेक, आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है। आप दोनों पार्टनर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पति पत्नी की जोड़े से बड़ा जोड़ा आपका है। व्हाट नेक्स्ट फॉर यू फॉर नेक्स्ट 2 years 3 years प्लान क्या है? सर इस टाइम हम लोग जो नए स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं ऑनलाइन में, जिसमें कि हम लोग लखनऊ में स्टार्ट कर रहे हैं। उतने 12 साल के बाद, 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? सर हम एक सफल एंटरप्रेन्योर चाहते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे चाहते हैं। और जो अभी हम लोग का प्लान है सर, उसमें हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि लखनऊ में अभी नॉर्मल सिटीज़ में, बट हम लोग ये सर्विस दे रहे हैं कि अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसको 2 से 3 घंटे के अंदर डिलीवरी वहीं पे इमीडिएट मिल जाएगी। एक और भी मतलब ऑप्शन दे सकते हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव जाएगा वो साथ में 20 से 25 डिज़ाइन और भी लेके जाएगा, ताकि कस्टमर के पास सामने फील करे, ट्राई करे, फिर मतलब पे करे। आप अपने शर्ट पहने क्या आज? जी सर। जी अभिषेक, सतीश, आपका स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है, और आप खुद भी MBA है, तो आई कैन अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू।
दुनिया भर में रेडीमेड कपड़ों का बाजार 2020 में करीब 69 लाख करोड़ रुपए था। वस्त्र उत्पादन के व्यापार में औसतन 10 से 20% मुनाफा होता है। मुद्रा लोन, कारोबार लोन, MSME कारोबार लोन लेकर वस्त्र उत्पादन का कारोबार शुरू कर सकते हैं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। कार्ड छपवाने हो या इलेक्शन का मैनिफेस्टो, इनके शहर में सभी आलिम भाई की प्रिंटिंग प्रेस पर आते हैं। अब हम आपको मिलवाएंगे हमारे अगले आइकन ऑफ भारत मोहम्मद आलिम से। मैं मोहम्मद आलिम लखनऊ से आया हूँ। नुक्कड़ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग सेंटर के नाम से लखनऊ में काम करता हूँ। 6,000 रुपये में एक लेटर प्रेस मशीन लगाई, उससे जो कंपोज लेटर प्रेस होता है वो ट्रेडल से चलाते, खुद काम करते थे, खुद बाइंडिंग करते थे, खुद मार्केट में जाके बेचते थे। प्रिंटिंग का काम इसलिए हम लोग ने इसको देखा कि इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं और क्वालिटी वर्क में हम लोग ने काम करना शुरू किया, टाइम लाइन पे काम करना शुरू किया। एक रजिस्टर बना के एक भेजते थे। प्रिंटिंग का काम इसलिए शुरू किया कि लोगों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का। आलिम भाई आदाब, इस मंच पर आपका स्वागत है। हम लोग चारों आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। बताइए आपकी कहानी। मैं बहुत गरीब परिवार से, मेरे फादर जो थे कंडक्टर थे UPSRTC में, मैं उनका बेटा हूँ और मेरे 7-8 भाई बहन थे, तो उससे खर्चा वर्चा पूरा नहीं होता था हम लोगों का। तो फिर हम लोग न्यूज़पेपर, पापा मेरे हम लोगों को पढ़ा नहीं पाते थे, तो न्यूज़पेपर एक आता था इंग्लिश का, नेशनल हेराल्ड टाइप का, तो उसी को पढ़ा के सीखते थे। तो ऐसे ही उनके एक दोस्त आते थे, कहने लगे क्यों ना यार इन लोगों को प्रिंटिंग में डाल दो, क्योंकि इसलिए इसमें महल्ले में बहुत लोग, बेगारी बहुत है और अपने भाई बहनें भी हैं बहुत। तो फिर हम लोगों ने 87 में ये प्लान किया कि हम लोग पैसे जमा करेंगे। पापा मेरे UPSRTC में थे, 210 रुपये उनकी तनख्वाह थी महीने की। फिर उसके बाद हम लोग ने पैसे 3 साल जमा किए। फिर हम लोग ने एक लेटर प्रेस का टिडिल मशीन ख़रीदा, उससे छापना शुरू किया। फिर आगे बढ़े, गैस एजेंसी का कूपन छापा, दुकान का कैश मेमो छापा, ख़ुद मटेरियल लाते थे, ख़ुद ले जाते थे। पहले हम जुड़े, फिर हमने अपनी बहनों को भी, छोटी छोटी बहनें थी उनको भी जोड़ लिया अपने साथ के बाइंडिंग करो। तो पेपर लाए, मार्केट से पट्टी लेके आते थे, तो उसको दुकानों पे पैड बेचते थे। तो उसको परफरेट करने के लिए वो जो सिलाई मशीन होती है, उसे परफरेट करके, स्टेपल करके और पैड बेचते थे वहाँ पर हम लोग जाकर। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए हम लोग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग पे आ गए। फिर पैसे की ज़रूरत हुई तो फिर हम लोग क्या करते थे, बर्फ़ बेची हम लोगों ने कि शाम को पैसा मिल जाता था हम लोग को। तो सुबह बर्फ़ ले आते थे, उस पर बुरादे में लपेट के उसको जो है रखते थे, तो शाम को बर्फ़। अभी भी लोगों पर पैसे मेरे बाकी हैं, किसी पर 10 पैसे बाकी हैं, किसी पर। आलिम भाई, आज के तारीख में प्रिंटिंग प्रेस की भी टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, तो टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या सोचते हैं, आप जैसे लोग, और अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं, ताकि जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है तो आप भी अपना बदल रहे हैं, इसके लिए आपकी सोच क्या होती है? सर, इसके लिए कि हम बिल्कुल अपडेट चल रहे हैं। मैंने अपने को अपडेट करता हुआ चला हूँ। मैं लेटर प्रेस से फिर ऑफसेट पे आया। ऑफसेट पर हमने इस टाइम 2 यूनिट लगा रखे हैं प्रिंटिंग के, और तीसरा मेरा प्लान में है। तो जब मैं काम कर रहा था तो मैं दो लोग कर रहे थे। इस टाइम जो है मेरे पास बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और मैंने बहुत से महल्ले की लोगों की बेगारी ख़त्म कर दी। अपनी बाइंडिंग में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है जो कुछ भी नहीं जानते। हमने बहुत लोगों को सिखाया है सर, बहुत लड़कियों को भी सिखाया है, और इसमें मेरा जो ऑफिस है वो मेरी लड़कियाँ ही देखती हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप किस तरह की प्रिंटिंग करते थे? मतलब आपने प्रेस तो शुरू कर ली, लेकिन फिर आपको बिजनेस कहाँ से आता था? क्योंकि क्लाइंट्स बनाना मुश्किल रहता है, कई बार मुश्किल काम है, बहुत कंपटीशन बहुत होता है, प्रेस तो बहुत सारी होती। तो किस तरह से आपने लोगों को आपके साथ जोड़ के रखा? पहले तो मैं गैस एजेंसी की, मैंने सोचा कि सारी गैस एजेंसी पे गया, साइकिल से बड़ा सा कैरियर था उस पर रख के गैस एजेंसी गया। तो मैं रोज़ जाता था, बस एक कार्ड देता था। तो थक हार के मैंने सोचा एक ना एक दिन तो कोई काम दे ही देगा। फिर चौक गैस एजेंसी का काम शुरू हुआ मेरा। फिर एकदम से पेप्सी को आया, तो उसमें जो है हम लोग
घुसे तो महीनों तो वहाँ मैं चक्कर लगाता रहा, साइकिल से जाता रहा, कार्ड देता रहा कार्ड। एक दिन वो वक्त आया कि पेप्सी ने हमको बहुत काम दिया और सारे SKU उनके जो थे ब्रांड वो हमने लॉन्च करवाए। 7 अप हो, मिरिंडा हो। बहुत बार जैसा कि बताया आपके आप नेताओं का जो पॉलिटिशियन का पोस्टर बैनर भी छापते हैं, इलेक्शन के समय धंधा तेज हो जाता है। क्या करते हैं जब कोई नेता आता है, लीडर आते हैं, लोग पार्टी वाले और कहते हैं मेरा छाप दीजिए, क्या पहले पैसा एडवांस लेते हैं या कई बार ना लेने के एडवांस चक्कर में पैसा वसूलना आपके लिए कठिन हो जाता है? तो आप कैसे वसूलते हैं लीडर से पैसा? सर ये नेताओं से तो पैसे ले ही लेते हैं पहले। इलेक्शन जब मान लो परसों इलेक्शन आज छपवाना है, कल पोस्टर दे दो तो पैसे देना पड़ेगा। आज की तारीख में आप कंपटीशन संभाल पा रहे हैं? इतने सालों से संभाल लिया आपने, आपकी काबिलियत है, लेकिन आज माहौल कैसा है और कैसे संभाल रहे हैं आप उसको? सर ये कोविड के बाद बात करें तो थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, नहीं तो जो काम जिसका जिस तरीके का वैसे चला रहा है। कैसे जुड़ा हुआ आदमी है वो, कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रिटेल जैसे इस टाइम जो है मैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा हुआ हूँ तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। मेरे पास क्लाइंटेज ITC है, स्पेंसर है, और मेरे पास कोविड में जो बहुत प्रॉब्लम वाला था वो 102 108 एम्बुलेंस का काम है सर। तो उसमें सर बहुत ही मतलब आपने अच्छा बिजनेस सेटअप किया है, दूसरों की भी आप मदद कर रहे हो, उन्हें भी आप रोजगार दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और लोगों को साथ लेकर चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रिंटिंग प्रेस उद्योग 22,500 करोड़ रुपए से ज्यादा। इस कारोबार में औसतन 30 से 50% का मुनाफा। MSME लोन, कारोबार लोन लेकर प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्या कोई नाचते गाते मजे करते हुए कोई उद्योग शुरू कर सकता है? ये बताएंगी आपको दिल्ली की सलोनी और समीक्षा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट आइकन्स ऑफ भारत से सलोनी शर्मा और समीक्षा मित्तल से। नमस्कार, मेरा नाम समीक्षा मित्तल है। नमस्ते, मेरा नाम सलोनी शर्मा है और हम भाव डांस कंपनी से आए हैं यहाँ पे। मैं पिछले 25 साल से डांस कर रही हूँ और 12 साल से डांस सिखा रही हूँ। और मैं पिछले 5 सालों से डांस कर रही हूँ और 2-2.5 साल से डांस सिखाती आई हूँ भाव डांस कंपनी में। मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 2016 में। हमारी एकेडमी एक स्टूडेंट से शुरू होकर हम 5000 बच्चों को डांस सिखा चुके हैं। हमारे 2 ब्रांचेस हैं दिल्ली में। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं जिसके अंदर हम सिर्फ डांस सिखाते नहीं हैं, हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं अपने तहे दिल से NDTV और फ्रीडम ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्ते जजेस। सलोनी एंड समीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइकन्स ऑफ भारत में। प्लीज़ आपकी कहानी बताइए। मेरा नाम समीक्षा मित्तल है, मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर भाव डांस कंपनी से हूँ। नमस्ते जजेस, मेरा नाम सलोनी शर्मा है और मैं भाव डांस कंपनी में मार्केटिंग हेड और कंपनी मेंबर की तरह काम करती आई हूँ पिछले 5 सालों से। So what's your company all about? Please tell the story. When did you start and everything? कब चालू किया और ये सब बताइए। हाँ जी, तो भाव डांस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जैसे कि आपको पता है कि इट्स अ डांस कंपनी, इट्स नॉट अ डांस अकेडमी। और स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास सारे डिफरेंट स्टाइल्स के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। एंड ये अकेडमी और ये कंपनी जैसे कि आप देख रहे हो, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू डांसिंग। हमारा मेजर एम है कि हम अपने आप को एज एन इवेंट, एज अ डांस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी इस्टेब्लिश करते आए हैं। बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक डांस अकेडमी नहीं कर सकती, बट एक डांस कंपनी ज़रूर कर सकती है। तो बस हम यही चीज़ें करते आए हैं। हम क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, नो एज बार। अगर हमारी क्लास में एक 10 साल की बच्ची है तो एक 40 ईयर ओल्ड लेडी भी है। और कोई स्टाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एवरीवन इज़ वेलकम। तो इस तरीके की हमारी एकेडमी है दिल्ली के अंदर, रोहिणी सेक्टर 9 के अंदर।
और हम लोगों के पास एक वैरायटी ऑफ टीचर्स है। तो अगर एक टीचर हमारा जैज़ इंस्ट्रक्टर है तो दूसरा टीचर हमारा वैकिंग इंस्ट्रक्टर है और तीसरा टीचर हमारा कथक इंस्ट्रक्टर है। सो यू नो अब बहुत सारे स्टाइल्स और साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर हम डांस कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहते हैं। नॉट जस्ट ये कि यू नो जो लोग इस्टेब्लिश हो रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे डांस सिखा रहे हैं, सिर्फ उनको नहीं, जबकि जो यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं, उनको उनके अंदर पैशन है, फायर है, उन्हें कुछ करना है, बट वो भी कंफ्यूज है कि कहाँ करें, कैसे करें। ये नाम कहाँ से आया भाव? भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेस करना। एंड भाव रस जो हमारा नाट्य शास्त्र में है, उसमें इसका सबसे पहले भरत मुनि ने उपयोग किया है, लिखा है, बताया उसके बारे में। और जब ये, मैं आपको कुछ फ्लैशबैक में ले जाऊंगी, जब ये डांस एकेडमी, डांस कंपनी शुरू की थी तो उसका थॉट क्या था, एंड वहीं से आपको नाम का मतलब और हमारा ऑब्जेक्टिव सब समझ में आएगा। मैं 25 साल से डांस कर रही हूँ, 12 साल से डांस सिखा रही हूँ और पिछले 6 सालों से अब मैं एक डांस एंटरप्रेन्योर हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टफ लगता है मुझे खुद से, क्योंकि बैलेंस करना बिजनेस और पैशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग कुछ डांसर्स थे, हम लोगों ने मिलके सोचा कुछ डांस क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एक उस ड्रीम से स्टार्ट हुआ कि एक जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट मैटर कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग डांस सीखें, डांस सिखाएं, डांस के साथ ग्रो करें, वो एक थॉट, जो भाव है अपना, जो एक्सप्रेशन है, उसको एक्सपीरियंस कर पाए। भारत में शादियां जितनी होती हैं कहीं और नहीं होती, बिग फैट इंडियन वेडिंग वहीं से आया है। बिल्कुल। उस मार्केट को आपने टैप किया है क्या? बिल्कुल, हमारी एक पूरा एक वेडिंग कोरियोग्राफी का एक विंग है, तो ये मार्केट टैप करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हमें, जो कि क्योंकि मैं एक बहुत ट्रेंड जैज़ डांसर हूँ, बैले डांसर हूँ, तो मेरे लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट उस टाइम पे ये समझना कि हाँ, ये भी एक मार्केट है जिसको मुझे टैप करना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज अकेले रेंट निकालना बहुत आसान बात नहीं होती, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। बट येस, इतने लोग हैं जिनको अपने आसपास वाले लोगों की शादियों में डांस करना है और अच्छा लगना है, तो वो आते हैं हमारे पास। हम उनको जैसे, जितनी पैशन से हम एक क्लास में डांस सिखाते हैं, उतनी ही पैशन से हम उनको वेडिंग के लिए भी डांस सिखाते हैं। वेडिंग कोरियोग्राफी करना, डांस कोरियोग्राफी, उस मार्केट को टैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर कितना भी कितना भी हम बैले, जैज एंड ऑल जो स्टाइल स्पेसिफिक चीजें हम करते हैं, उसमें हम कितना मर्जी लिमिटेड रहे। शादी में तो वो एक घूंघट वाला ही चलेगा ना। यस, एग्जैक्टली। लोगों को चिल करना है, लोगों को मजे करना है। सर, अब तो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स भी आ गए हैं और चैलेंज करने के लिए आते हैं हमारे पास लोग। जब आपने ये शुरू किया तो आपके घर में भी थोड़ा सा मतलब सवाल पैदा हुआ होगा कि भाई इसमें पैसे बनेंगे कि नहीं, इसमें कोई फ्यूचर है कि नहीं। तो ज़रा बताइए कि अगर कोई और बच्चे भी या आपको देख के ऐसा कोई काम करना चाहें, अपनी हॉबी को बिजनेस में बनाना चाहें, तो क्या क्या रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? मैम बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहली चीज़, जो जब मैं एकेडमी रन करती थी, सिर्फ स्टूडियो रन करती थी, तो अगर कोई मेरे घर के आसपास कोई लेडीज़ आती थी वहाँ पे, तो सबसे पहला उनका ये क्वेश्चन होता था, आप डांस करते हो, आप डांस सिखाते हो, आप इस प्रोफेशन में कैसे हो? अभी तक, आज तक ऑल्सो, आई थिंक 3 दिन पहले भी मुझे एक पेरेंट ने यही पूछा कि ये कैसे होता है। और वो जैसे हैं वैसे ही मेरे पेरेंट्स भी हैं, बट हाँ, उन्होंने ही मुझे 5 साल की एज में एक डांस क्लास में एनरोल करा दिया था, कथक, कि आप सीखो, बिकॉज दे सॉ कि कुछ है, पोटेंशियल है अंदर। बट हाँ, मैं सीखती रही, तो उनको ऐसा लगा एक टाइम पे कि ये तो डांस की तरफ ही जा रही है और यही करियर चूज कर लेगी, क्योंकि इसको इतने सालों हमने खिलौना तो पकड़ा दिया है। कथक नृत्य में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है भाव नृत्य, जिसके नाम पर आप चलाते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ये पूरे देश में हमारे भाव नृत्य खत्म हो गया है। पहले हम लोग देखते थे राधा कैसे जा रही है, कि कृष्ण कैसे कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा लगता था भाव नृत्य। लेकिन आज के तारीख में लोग डिस्को पूरा जोर धमाके के साथ, भाव चेंज होता जा रहा है विद टाइम। तो हर किसी क्या हम लोग ये है। माने, दर्शक ये माने कि वो भाव नृत्य का जमाना फिर कभी नहीं आएगा, इमोशंस खत्म हो रहे हैं, या ये माने कि वापस आएगा? ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर कुछ हम जानना चाह रहे हैं। सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स अब ये हो गया है कि आपका जो सवाल है, जैसे राधा कृष्ण का जो भाव होता था, एक भाव का मतलब एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है और अब फ्यूजन हो रहा है, चीज़ों का फ्यूजन होना शुरू हो गया, सेमी क्लासिकल ऑन अ बॉलीवुड नंबर।
टैंगो म्यूजिक पे कोई कथक करके दिखाता है आपको, इतनी अलग अलग चीजें। लेकिन हमारा तो मानना है और सजेशन भी है एज ए टीचर कि आपको कथक नृत्य को ही बेस बनाना चाहिए और देश में मुहिम चलाना चाहिए। जो वो 3 ताल नादिन दिन्ना नादिन सर, वो दिन्ना भी है, पर घुंघरू जो थे उसकी आवाज की बात ही को, तो उसको उस ट्रेडिशन को जिंदा करने के लिए भी बिल्कुल। प्रयास जरूर करिए। सर, मेरा बिल्कुल। अच्छा आपको एक एडवाइस है। हमारे यहाँ पे वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को हमारे दिन की शुरुआत ही ये ऐसे कथक होती है से ही जैसे आप होती है। बोल रहे हो। हम नमस्कार करते हैं आके, छोटी छोटी एज की हमारे पास स्टूडेंट्स भी है और बड़े एज के भी हैं। आनंद जी देखिए किसी और लेवल पे है, आपके वेवलेंथ पे है, लेकिन दुनिया में हम जैसे काफी लोग हैं जिनके दोनों पैर चलते ही नहीं है। तो ये श्रीकांत sign सर, up करना है, मुझे मालूम है। श्रीकांत सर ये मुझसे कह रही थी बैक स्टेज पे कि जूरी को जो है कुछ स्टेप्स सिखाना चाहते हैं। देखिए आपने ऐसा non dancing अगर की आप बात- करेंगे, कोशिश करेंगे, ये शो कोई देखेगा नहीं। नहीं ये I am कह रही sure थी। नहीं फिर भी कर कुछ लोगे। दिखाइए जरूर, भाव नृत्य कुछ 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ दिखाइए सर जरूर। हम पक्का दिखाएंगे, आपके साथ दिखाएंगे, आइए एक बार। चलिए कोशिश। चलिए सब लोग चलते हैं। आनंद जी कोशिश करेंगे तो सब हो नहीं, सकता है। कला है तो सब लोग चलना चाहिए। आइए मेरे स्टेज पे आइए। ओके लेट्स गो। वो इम्पोर्टेंट है इससे तो सर्कल तो नहीं बन सकता, फिर मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, आप दोनों आ रहे हो, हम यहाँ आ जाएंगे। आप यहाँ आ जाइए। आप अपना राइट हैंड ऊपर कर लीजिए, राइट हैंड ऊपर कर लिया। अब यहाँ से फिस्ट बना लीजिए। इजी, आसान अभी तक। बहुत आसान है। यहाँ से इसको जैसे हथौड़ा को मारते हैं, हथौड़े को बॉल पे मारते हैं, बिल्कुल वैसे 1 2 3 4 डन। नाउ रेज द अदर हैंड, ये हाथ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम 4 बार करेंगे। 5 6 7 गो। 1 2 3 4 इजी। 1 2 3 4 नाउ 2 टाइम्स। 1 2 1 2 एंड 1 2 क्या बात है। 1 2 वेरी नाइस। थैंक यू। आपकी स्टेप का नाम जो आपने बताया इसका नाम है रीबॉक। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। नृत्य अकादमी का बाजार 9,377 करोड़ रुपए है। इससे औसतन सालाना 4 से 5 लाख करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। लोन लेकर नृत्य अकादमी का कारोबार शुरू हो सकता है। चलिए इसी पॉजिटिव ग्रोथ के साथ, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। दिल्ली, जिसे हम अक्सर कहते हैं भारत का दिल। खेतों से सोना उगलवाने के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर को सही से चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स। तो अब हम आपको मिलवाएंगे हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से जो करते हैं ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस। चलिए मिलते हैं दीपजोत सिंह रेखी जी से। हेलो गाइस, मैं हूँ दीपजोत सिंह रेखी। मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ न्यू दिल्ली से एंड मैं एक ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री से हूँ। सो गाइस, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री से हमारा बहुत पुराना नाता है क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस भी इसी में था। लेकिन जब से मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी, हमने बहुत सारे फार्मर्स को न्यू सोर्स ऑफ इनकम दी, उनको सप्लायर्स बना के, जिनके पास कम पैसा है उनको भी एक बिज़नेस करने का तरीका दिया और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा रहता है उनको शॉप्स भी खोल के दिया ऑल ओवर इंडिया। एंड हम बहुत ही सक्सेसफुल सुखो ब्रांड फोर्ड फार्म ट्रैक पार्ट्स डीलर है इंडिया में। और मैं बहुत ही थैंक करता हूँ फ्रीडम ऐप को और NDTV को मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिज़नेस से जुड़ने के लिए इंस्पायर करने के लिए। दीपजोत, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, आइकॉन्स ऑफ भारत मंच पर। अपनी कहानी थोड़ा हमें सुनाइए, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ आप जा रहे हैं और ट्रैक्टर का आज हमारे देश में हमारे किसानों के लिए क्या महत्व है, उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा संक्षिप्त में समझाएं हमें। मेरा नाम है दीपजोत सिंह रेखी, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने BBA और MBA के बाद अपना बिज़नेस ज्वाइन करना ठीक समझा। और जब जैसे होता है कि एक BBA और MBA करते वक्त एक इंटर्नशिप होती है जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सोचने के लिए कि उसको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो उस टाइम भी मैंने यही कोशिश की कि जो हमारा फैमिली बिजनेस था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ट्रैक्टर पार्ट से रिलेटेड, तो मैंने उस टाइम भी यही कोशिश की कि जो वेंडर्स होते थे हमारे, तो उनके पास जाके मैंने ट्रेनिंग ली, एक एक पार्ट कैसे बनता है और वो कैसे हेल्प करता है ट्रैक्टर को सक्सेसफुल चलाने में, जेन्युइन लोकल के बीच क्या अंतर होता है।
और एक पार्ट जोड़ जोड़ के कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनती है जो कि बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देती है और हम सबका पेट भरती है। बेसिकली मैं डायरेक्टर हूँ सुखो इंटरनेशनल का। हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे एक ये ट्रैक्टर है, आपको शायद ना पता है, कॉमन मैन को ना पता हो, लेकिन इसमें 7,000 से ज़्यादा पुर्जे एक ट्रैक्टर में लगते हैं, एक कंपनी के ट्रैक्टर में लगते हैं। सो जो हमारी कंपनी है सुखो इंटरनेशनल, ये इतने सालों से 4 ट्रैक्टर के पुर्जे जितने स्पेयर पार्ट्स हैं इसमें होलसेल करती थी। लेकिन हमारा जो बिज़नेस मॉडल था वो बहुत ही पुराना और आउटडेटेड था। तो जो भी मैंने स्टडीज़ करी थी उन सब को मैं गैदर करके जब अपने बिज़नेस में एंटर किया तो मेरे को वो इतना डिफ़िकल्ट लगता था कि जैसे समझ लो एक छोटे बच्चे को बोला हो कि फर्स्ट टू लेके 12th क्लास की पढ़ाई आप पूरे एक ही बारी में कर जाओ। तो मुझे एक बात बताइए, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स को आगे ले जाकर कभी आपने ये एम्बिशन रखा है कि मैं ट्रैक्टर खुद बनाऊंगा एक दिन? जी हाँ, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो एक सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ट्रैक्टर्स अपने ब्रांड नेम से। हाँ, तो डेफिनेटली अपने इंडस्ट्री से जब कोई इतने बेस से उठ के इतने टॉप तक पहुँचते तो डेफिनेटली हम भी उनको आइडलाइज करते हैं कि हम भी उनको फॉलो करें। दीपजोत, आप ये बताइए कि आपकी दुकान दिल्ली में है लेकिन आपका मार्केट तो रूरल एरियाज़ में है। किस तरह से आप अपनी मार्केटिंग करते हो और अपना बिजनेस बढ़ाते हो? बेसिकली हाँ, मैंने MBA जो करी है वो मार्केटिंग एंड सेल्स में ही करी है। तो जब मैं अपने बिजनेस में आया, मैंने बताया वो थोड़ा हैफेज़ार्ड था। तो सबसे पहले तो हमने उनके SKUs बनाए। जब मैं एंट्री करा था बिजनेस में तब उसमें 1000 to 1500 SKUs होते थे हमारे बिजनेस में। तो वो सारा हमें याद रखना पड़ता था। तो हमने उसकी प्राइस लिस्ट बनाई। प्राइस लिस्ट के बाद 1-2 साल बाद हमें लग गया, हमने उनकी वेंडर लिस्ट बनाई कि कौन सी चीज़ हमने कब खरीदी है, वो कितने की आई थी। तो वेंडर लिस्ट के बाद हमने फ़ोटो कैटलॉग की तरफ जाना स्टार्ट किया। सो बेसिकली ये बिजनेस है ही वेराइटी की गेम। हम वी कीप ऑन एडिंग न्यू स्टफ, नई नई चीज़ें रोज़ आती रहती हैं। आपका चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज है वेराइटी। हमें कंपनीज के साथ साथ भागना पड़ता है। जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस जो कर रहे हैं, मंथली 200 to 500 पार्ट्स हमें ऐड करने पड़ते हैं अपनी जो फ़ोटो कैटलॉग या हमने डिजिटल कैटलॉग्स हमने बनाई हैं। सो इस चलते ही हम 2 से 3 साल में 2000 प्रोडक्ट से लेके 7000 प्रोडक्ट SKU फर्म बन गए। अगर मैं आपको चैलेंज दूं कि आप ऑनलाइन बिजनेस बनाएं ताकि किसी फार्मर के ट्रैक्टर का एक पुर्जा खत्म हो जाए, वो ऐप पे ऑर्डर करे, आप 10 मिनट में डिलीवर करें, हो सकता है? ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें 2 साल हो गए हैं। बेसिकली जब हमने फ़ोटो कैटलॉग बनाई थी, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हमारी शॉप में है उतने ही प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे भी है जो कोई भी फार्मर कभी भी खरीद सकता है। डेफिनेटली हमें थोड़ा मार्जिन कम होता है बट रीच अच्छी रहती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका आने के लिए। जी, थैंक यू। ट्रैक्टर के पुर्जों का बाजार 59.4 लाख करोड़ रुपए। औसतन ट्रैक्टर के पुर्जों के कारोबार में 15% से 20% मुनाफा। आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे अगले आइकन्स ऑफ भारत से। हैदराबाद से आए ये बिजनेस पार्टनर्स की जोड़ी तेल तो निकालती है लेकिन एक अलग तरीके से। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी। चलिए बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं M बसवराज और उनके पार्टनर श्रीनिवास रेड्डी जी से। नमस्ते, मेरा नाम श्रीनिवास रेड्डी, मेरा पार्टनर का नाम बसवराज। हम दोनों ने स्कूल में टीचर की नौकरी कर रहे थे। मैं जो स्कूल में नौकरी कर रहा था वहाँ पे 2nd क्लास से नीचे 6 लोगों को डायबिटिक था। तब से मेरी सोच ये थी कि अच्छी फूड कैसा बनाई जाए। तो 7 साल से मैं खेतीबाड़ी में आया हूँ। हम मिलेट की खेती कर रहे हैं और साथों साथ कच्ची घानी भी लगाए हुए हैं। हम इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी मुफ्त में दे रहे हैं। अब तक 300 लोग को ट्रेनिंग दिए हैं और वो भी कच्ची घानी लगाए हैं। हमारे को यहाँ बुलाने के लिए NDTV को और फ्रीडम ऐप को धन्यवाद करता हूँ। स्वागतम बसवराज गारू, श्रीनिवास गारू।
हम सबको आपकी कहानी बताइए। हम एक गांव से आए हुए हैं, तेलंगाना स्टेट से, महबूब नगर ज़िला से आए हुए हैं। मैं पहले टीचर की नौकरी करता था, 15 साल टीचिंग फील्ड में था। जब टीचर की नौकरी कर रहा था 2004 पे हमारे स्कूल में 6 डायबिटिक पेशेंट्स होते थे 7 साल के नीचे। मैं जब से मेरी सोच ये थी कि मेरे जब बच्चे होंगे उनको मैं हेल्थ दूंगा, वेल्थ वो कमा लेंगे, वो कोशिश मेरी पहले से थी। वो कोशिश में मैं 2016 में फार्मिंग शुरू किया। मेरी तो खेतीबाड़ी फैमिली से नहीं हूँ मैं, फिर भी कोशिश कर रहा था। जब खेतीबाड़ी करना शुरू किया 15 साल जो मैंने कमाया था 1 साल में सारा घुमा लिया, मगर ज्ञान मिला, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ, खेतीबाड़ी सीख ली। खेतीबाड़ी करते करते हमारे पास पानी की बहुत दिक्कत है, ड्राउट एरिया है, कम पानी से होने वाली मिलेट उगाना शुरू किया। 3 साल पहले हम कच्ची घानी इसलिए शुरू की थी कि खुद के लिए अच्छी तेल खा सके और अपने रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को अच्छी तेल देने की मकसद से एक घानी शुरू की। उनसे अच्छा मार्केट होने लगा, तब चल के हम तो पहले तो पैसे घुमा लिए थे, थोड़ा बहुत बाहर से खर्चा ला के ये शुरू किए और नंबर बढ़ाए धीरे धीरे। 1 से अभी तो हमारे पास 6 है, 2 महीने में चल के 10 हो जाएंगे। हमारे पास जब तेल की डिमांड एंड सप्लाई में बहुत दूरी है, तो हम जितना डिमांड है उतना तो प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना तेल बनाते हैं, कितने बैल आपके पास हैं? हम तो खुशी की बात यह है कि हम गांव में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। गांव में 2 लोगों को, एक गानी से 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और 2 बुल्स को भी। हमारे पास 15 लोग काम कर रहे हैं और 22 बुल्स काम कर रहे हैं। अच्छा, पैसों का गणित बताओ ना, पैसों का गणित क्या है इसमें? कितना बचता है, पैसा कमाते कितना हो, क्या ये एक गानी से, एक कच्ची गानी से आप आराम से 25,000 कमा सकते हैं सब जाके पर महीने में, पर मंथ। तो अभी घड़ी कितनी है आपके पास टोटल? 6 है। अच्छा, मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास का पैसा आप लोग बना ले रहे हैं। खर्चा काट के कि खर्चे के साथ? सब जाने के बाद। वेरी गुड। अभी वर्क कैसा डिवाइडेड है? आप क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? पूरा ప్రొడక్షన్ మొత్తం నేను చూసుకుంటాను. మార్కెటింగ్ అండ్ రా మెటీరియల్ పర్చేసింగ్, సేల్స్ అన్ని ये प्रोडक्शन में देख लेता है, ये गांव पे रहता है, ये प्रोडक्शन में देखता है। मैं शहर में रहता हूँ, पास में 36 किलोमीटर पास में रहता हूँ, शहर में महबूब नगर ज़िले में रहता हूँ। मार्केटिंग और प्रोक्योरमेंट का काम मैं देखता हूँ। अच्छा, ये बताइए मास्टर साहब कि पहले तो आप टीचिंग करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छा काम है कि आप बच्चों को टीच कर करके उनको पढ़ा के देश को बदल सकते हैं। तो आपको ये आइडिया आया भाई उनका हेल्थ को लेके, तो आपको अफसोस कभी कभी नहीं लगता है कि हम टीचिंग छोड़ दिया? टीचिंग जैसा हमारी पैशन थी, वैसे भी फार्मर को भी टीच करने का पैशन से इधर आ गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई किसान या कोई भी ऐसी कच्ची घानी अपने गांव में लगाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी भारतीय टेक्नोलॉजी है जिसे हम भूल चुके हैं। तो मतलब क्या आपने अपने हाथों से बनाया है या कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करती है जो भी इसका इंस्टॉलेशन होता है, कैसे होता है? हम पहले जब कच्ची घानी लगाए तो कहाँ पे था, वहाँ पे जाके देख के वहाँ से मंगवाई है। आगे चल के अभी हम तो एक कारीगर को भी ये मॉडल पूरा सिखाए है। अगर ये तेल दुनिया में जाना है, इंडिया में अगर ये तेल होना है तो 13 लाख होना है, तो हम तो उतना नंबर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। वी वांटेड इट टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड करने की टीचिंग का स्किल आप यहाँ यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वो जो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए महीने में 2 दिन हम फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ सर्विस। बहुत बढ़िया। तो एक कच्ची घानी कितने की मिलती है? उसकी जो इन्वेस्टमेंट मशीन कितना है, है? इन्वेस्टमेंट कितना है? అప్రాక్సిమేట్లీ 3 lakhs రూపీస్ అవసరం పడుతుంది. షెడ్, బుల్స్ అండ్ మిషన్ ఎవ్రీ మంత్ 500 లీటర్స్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. 500 liters per month. In a month? Per month. Okay. By using 1 unit. By using one unit with an investment of 3 lakh rupees, you can extract 500 liters of oil in a 1 month. 1 month. And how much does it cost? पैसा कितना बन जाएगा इसमें से? 25,000? एक यूनिट का साल में कितना पैसा बनता है? 25,000 रुपए। एक साल में आप ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन हो जाएगा ना, 25,000 महीने। अच्छा बिजनेस है। तो ये सिर्फ घानी का इन्वेस्टमेंट कितना है? ये 1,20,000 से 30,000 तक हो जाएगा। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास ट्रेनिंग आएंगे, हम तो ये 2 दिन का ट्रेनिंग है, 2 दिन का ट्रेनिंग को 10 मिनट में, आधा घंटे में
करने में तो थोड़ा आपकी ट्रेनिंग पाकर कितने लोगों ने अपनी कच्ची अब कहानी लगाई तक 300 लोगों को हम ट्रेन कर क्या चुके बात, हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसमें अब तक एक 20 ऑलरेडी लग चुके हैं। 1-2 महीने में उसका नंबर 50 हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, आपको बिजनेस पता है, प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो ये 20 लोग आपके माध्यम से तेल बेचते हैं कि वो खुद अपनी दुकान चलाते हैं? हम ये सोच रहे थे कि अभी उनसे तेल लेंगे तो वो 1 दिन में 2 दिन में आदमी का वो नहीं मालूम होगा, रिलेशन तो लंबी होना चाहिए। अगर वो अडल्ट्रेट करेंगे तो हमारी रेप्यूटेशन खराब हो चले जाएगा। नहीं तो आई डोंट यू डू कि आप पहले तो सिखाओ, उनको बताओ, बिजनेस खड़ा करो, आप मैन हेड बन जाओ। नहीं, वो हम मार्केटिंग भी उनको सिखा दे रहे हैं। क्या बात मार्केट है, कैसा बहुत करना है वो भी अच्छा। सिखा कर रहे भला हैं। हो भला। वाह वाह, सबका बहुत अच्छा। कल्याण होना है। बहुत बड़ा काम कर रहे जन हैं। कल्याण इरादा की है काम है तो। हमारा इरादा है कि सबका कल्याण हो। तो अगर मैं बोलूँ कि कच्ची घानी का जो तेल है और जो हम लोग मार्केट सुपरमार्केट से खरीदते, तो ऐसा क्या अंतर है उसमें? जब हम तेल करते समय हम पानी को ऐड करते हैं। उसका लाइफ बढ़ाना है तो ये पानी को जो है ना धूप में रख के एवापोरेट करना है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तेल को कितने बार गर्म कर सकते हैं? आइडियली एक बार। ये एक बार करना है। तो वो पानी को हटाने के लिए लार्ज स्केल में वो क्या करेंगे, बॉयलर में डाल के पानी को हटाने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ ऑलरेडी वो हीट हो चुका है। आप जो सेकंड टाइम हीट करते हैं ना, कैंसर कणालु उत्पन्न होते हैं, व्हाट वी कैन से, कैंसर होता है उससे। कैंसर होता है। हाँ, और अच्छी ऑयल सबको खिलाने की हमारी मकसद है। ये मकसद को लेके हम काम कर रहे हैं। And also we are using only steel tins for packing to avoid plastic. Only steel. इतनी चीज अच्छी चीज को हम कर रहे हैं, वो उसको प्लास्टिक में डालेंगे तो फिर वो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। हर चीज पर ये ध्यान हर दे चीज रहे में हैं। बहुत बढ़िया। आप जैविक कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि दी बेस्ट दे सके। आपको जय हिंद भी बोलना पड़ेगा। हम प्रणाम भी कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। दुनिया भर में खाने के तेल का बाजार 19.2 लाख करोड़ रुपए, औसतन कच्ची धानी तेल के कारोबार में 35% से 40% का मुनाफा। MSME PMEG-P के लोन लेकर कच्ची धानी तेल मिल शुरू कर सकते हैं। आज हमने इस मंच पे कितना कुछ सीखा, कितना कुछ जाना। कौन होंगे आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत? तब तक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। भारत की उद्यमशीलता की भावना, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट जो है, आप सभी को लगता होगा कि कोरोना काल के बाद थोड़ी कम हो गई होगी। 2020-2021 का आंकड़ा अगर हम देखें तो भारत में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1.5 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर हुई। मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है कि हम ये जानें कि कौन है श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। इसके लिए गुजारिश करूंगी कि वो इस मंच पे आ जाए। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी इस एपिसोड के सभी आइकन्स ऑफ भारत को। तो अब मैं गुजारिश करूंगी श्री श्रीकांत शास्त्री जी हमें बताएं कि कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में भी हमें बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग आइकन से मिलने का मौका मिला। बहुत मज़ा आया, हमें बहुत सीखने का मौका मिला। लेकिन फाइनली जब हम लोग बैठे साथ में डिस्कस किया तो हमने ये निर्णय लिया कि वो आइकन आज के श्रेष्ठ आइकन होंगे जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन ला रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं। श्रीनिवास और बासवराज। मोहम्मद आलिफ भाई, अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन।
आज आइकन्स ऑफ भारत ने ये साबित कर दिया है कि चाहे आप एक डांस एकेडमी खोलना चाहते हो, चाहे एक प्रिंटिंग प्रेस, चाहे आपका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या फिर आप लोगों को खिलाते हो स्वस्थ तेल, आप हर तरह से एक आइकन हैं। ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस से लेकर ना जाने ऐसे कितने उद्योग हैं जो हर भारतीय शुरू कर सकता है। अगर आप भी एक लघु उद्योग करना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और अगर आप अपनी कहानी इस मंच पे सुनाना चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस शो के माध्यम से हम जुड़ना चाहते हैं हर एक भारतीय से और छूना चाहते हैं उनके दिलों को। एनडीटीवी इंडिया पर देखते रहिए आइकन्स ऑफ भारत। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जहां पर हम लेकर आएंगे कुछ और प्रेरणा भरे आइकन्स ऑफ भारत। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध, लेती हूं इजाजत। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा।